एक गांव में शुभदास नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वो अपने बेटे के साथ रहता था। वैसे तो शुभदास गांव के सबसे संपन्न सेठों में से एक था, लेकिन उसका बेटा बौना था और ये उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन वो अपने बेटे से कहता है, बेटा गगन, जाओ और जाकर मुंशी से हिसाब किताब करवा लो। इस महीने खेती का हिसाब किताब तुम्हें ही देखना है। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें वहाँ जाने में क्या परेशानी है? पिताजी, मैं जब भी आपके कामकाज करने जाता हूँ तो सब मुझे अजीब तरह से घूरते हैं, आपस में एक दूसरे को इशारे करते हैं और मुझ पर हंसते भी हैं। आपके सारे मुनीम और मुंशी मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं बौना हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बेटा ऐसे कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो तुम्हें ये सब संभालना है। अगर तुम अभी से चीजों को नहीं सीखोगे तो मेरे बाद कैसे सब संभाल पाओगे? वो सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा। मैं घर पे ही ठीक हूँ। बाहर लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिताजी, मुझसे ये सब सहा नहीं जाता है। इतना कहकर गगन वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। शुभदास बहुत अच्छे से समझता था कि उसका बेटा इतना परेशान क्यों है। मैं गगन को कितना भी समझा लूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये गांव वाले उसे कितना तंग करते हैं। बात बात पर अगर किसी का मजाक उड़ाया जाएगा और वो भी उसके शरीर को लेकर, तो इंसान बाहर जाने से तो घबराएगा ही। लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ। आज मैं हूँ और कल मैं नहीं रहूंगा। ऐसे में मुझे अपने बेटे के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। शुभदास इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहाँ पर उसका परम मित्र बिरजू सिंह आ जाता है। किन विचारों में डूबे हो भाई? अरे बिरजू, आओ आओ। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही गगन के बारे में सोच रहा था। चलो, अब तो एकदम ठीक मौके पर आया हूँ। क्या मतलब है? गगन बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बिरजू? हमेशा तो हम लोग सामने से रिश्ता लेकर जाते थे, लेकिन बिरजू के बौने शरीर के कारण हर कोई उसका रिश्ता ठुकरा देता था। तो फिर ये कौन है जो अपनी बेटी का रिश्ता लाया है? बेटी का नहीं, बहन का। मेरे जानने में एक आदमी है, उसके माता पिता नहीं है, बस एक बहन है। लेकिन उसकी पत्नी दिन रात उसकी बहन के साथ बुरा सलूक करती है। तंग आकर वो उसकी शादी कर देना चाहता है ताकि कम से कम ससुराल में वो चैन से रह सके। अच्छा, तो ये बात है। लड़की बहुत सुशील है, काफी समझदार है, अपने गगन बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन क्या उन लोगों को गगन के बौनेपन के बारे में पता है? हाँ हाँ, सब पता है। उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बहन का घर बस जाएगा और तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी संवर जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं आज ही गगन से बात करके तुम्हें बता दूंगा। इसमें बात क्या ही करनी है भाई। देखो, रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते हैं। अगर तुम हाँ करो तो मैं आज ही बात पक्की कर दूं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। तुम भी तो गगन को अपने बेटे जैसे ही मानते हो, और वैसे भी मुझे अब गगन के लिए एक जीवन साथी तो ढूंढना ही है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जीते जी गगन को एक अच्छी पत्नी मिल जाए, बस मेरी यही इच्छा है। जितनी जल्दी हो सके तुम गगन की शादी करवा दो, ताकि मैं उसकी चिंता करना छोड़ दूं। अब तुम गगन की चिंता करना छोड़ ही दो, मैं जल्द ही गगन की शादी करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बिरजू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। शुभदास रात को खाने के समय अपने बेटे से शादी की बात करता है। उसकी बात सुनकर गगन को कुछ खास खुशी नहीं होती है। क्या बात है बेटा, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो? पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? पिताजी, कोई लड़की अपनी मर्जी से मुझ जैसे बौने इंसान से भला क्यों करेगी शादी? ये लड़की भी मजबूर है, इसलिए तो शादी कर रही है ना। शायद वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगी, बस अपनी मजबूरी के कारण मेरे साथ रहेगी। बेटा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें जरूर पसंद करेगी। मैं समझता हूँ कि समाज के व्यवहार के कारण तुम बहुत ही नकारात्मक हो गए हो, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जी पिताजी, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। गगन और उसके पिता को आने वाली बहू से बहुत उम्मीदें थी। कुछ ही दिनों में गगन की शादी रेखा नाम की लड़की से हो जाती है। रेखा सुंदर, सुशील और बहुत ज्यादा चतुर लड़की थी, लेकिन गगन को उससे बात करने में बहुत संकोच होता था। एक दिन शुभदास रेखा से कहते हैं, देखो, तुम मेरी बहू नहीं बेटी बनकर इस घर में रहना। अब से गगन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पिताजी? बेटी, गगन बहुत भोला है। उसके बौनेपन के कारण सबने हमेशा उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वो ज्यादा दुनियादारी सीख नहीं पाया। मुझे बस इस बात का सुकून है कि अब तुम उसके जीवन में आ गई हो। तुम बहुत होशियार हो, अब तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन पिताजी, वो मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। आप उन्हें समझाइए कि वो मुझसे बात किया करें। ठीक है बेटी, मैं उसे समझाऊंगा। बेटी,
गगन दरअसल अपनी माँ के बहुत करीब था। उसके गुजर जाने के बाद कभी कोई उसके दिल का हाल जान ही नहीं पाया, मैं भी नहीं। वो सब कुछ अपने अंदर ही रखता है। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं आ गई हूँ ना, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगी। अच्छा ये बताइए, गगन जी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसे हलवा पूड़ी बहुत पसंद है। लेकिन बेटी तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अब मैं अपने और उनके रिश्ते की शुरुआत मीठे हलवे और पूरी से ही करूंगी। रेखा की बात सुनकर शुभदास बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन रेखा गगन के लिए हलवा पूरी बनाती है। ये लीजिए गगन जी, आपके लिए हलवा पूरी बनाई है। क्या हलवा पूड़ी? अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रेखा। मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे हलवा पूड़ी पसंद है? हाँ, जरूर पिताजी ने बताया होगा, है ना? जी हाँ, उन्होंने ही बताया है। वैसे आपने मुझे धन्यवाद कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं सारी उम्र आपके लिए कुछ न कुछ करती ही रहूंगी। तो क्या आप मुझे हर बात पे धन्यवाद कहेंगे? गगन ये सुनकर एकदम चुप हो जाता है। रेखा को उसकी चुप्पी देखकर कुछ अजीब सा लगता है। क्या हुआ गगन जी, आप एकदम चुप क्यों हो गए? आपके दिल में कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके सुख दुख की साथी हूँ। असल में रेखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। दरअसल अभी तक मैंने कभी किसी से खुल के बात ही नहीं की। मेरे बौनेपन के कारण कोई भी मेरा दोस्त नहीं बन सका। पिताजी का इतना नाम था, फिर भी लोगों ने सिर्फ उनका ही सम्मान किया। मुझे हमेशा मजाक और अपमान सहना पड़ा। ऐसे में तुम्हारा मुझसे इतने सम्मान और प्यार से बात करना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या बस इतनी सी बात आपको परेशान कर रही है? देखिए, आप लंबे नहीं हैं। इस बात से आपके स्वभाव या आपके मन का कोई लेना देना नहीं है, और मैं आपको आपके मन के स्वभाव से जानना चाहती हूँ। रेखा की बातें सुनकर गगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है रेखा कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। शायद अब मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो सकेगी। मैं अपनी माँ के गुजर जाने के बाद बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता था। आज पहली बार मुझे किसी से बात करके उतना ही अच्छा लगा जितना माँ के साथ लगता था। मुझे भी ये सुनकर बहुत खुशी हुई गगन जी। अच्छा, अब आप जल्दी से हलवा पूरी खा लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। ओह हाँ, जरूर, तुम भी तो। रेखा और गगन ने खुशी खुशी अपना नया जीवन साथ में बिताना शुरू किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। कुछ ही दिनों में शुभदास का स्वर्गवास हो जाता है। इस हादसे से गगन को काफी गहरी चोट लगती है। उसके पिता के अलावा अब उसका दुनिया में कोई भी अपना नहीं था। ऐसे में रेखा ने उसे बहुत संभाला। एक दिन जब गगन अकेले आंगन में बैठा हुआ था, तब रेखा उसके पास आकर कहती है, गगन जी, मुझे मालूम है ये सही समय नहीं है इस बात के लिए, लेकिन अब आपको पिताजी की जगह पर सारे काम संभालने पड़ेंगे। रेखा की बात सुनकर गगन चौंक जाता है। वो घबराते हुए कहता है, क्या? मैं नहीं रेखा, ये सब मेरे बस का नहीं है। वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बौना बौना कहेंगे, मेरी बात भी क्यों सुनेंगे? मैं बौना जो हूँ। लेकिन अब आप ही इस घर के और कारोबार के मालिक हैं, तो आज नहीं तो कल सब कुछ आप ही को संभालना होगा। इसलिए देर करने से कोई फायदा नहीं होगा। मगर रेखा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। गगन और रेखा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर शुभदास के मुंशी जी और एक खास आदमी मोहनलाल आ जाते हैं। हाँ बहू रानी, छोटे मालिक एकदम ठीक कह रहे हैं। इन्होंने कभी भी कामकाज नहीं संभाला, तो फिर आखिर ये कैसे सब कुछ अचानक से करेंगे? जी हाँ, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि मैं और मुंशी जी काम संभाल लें। फिर जब छोटे मालिक को ठीक लगेगा तब वो आ जाएंगे और काम संभाल लेंगे। तुम सही कहते हो, यही ठीक रहेगा। नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये काम आपका है गगन जी, इसलिए आपको ही देखना पड़ेगा। नहीं रेखा, मैंने कहा ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। इतना बोलकर गगन गुस्से से वहाँ से उठकर चला जाता है। रेखा भी उसके पीछे जाती है। मुंशी और मोहनलाल आपस में बात करने लगते हैं। कब से शुभदास के मरने का इंतजार था हमें। आखिरकार जब वो इतने सालों के बाद ऊपर गया तो ये उसकी चतुर बहू हमें अपना काम नहीं करने दे रही। हाँ देखो तो कैसे टांग अड़ा रही है। अरे ये बौना भला सब काम संभालेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मक्खियां मारेंगे क्या? ऐसे तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अगर इस रेखा ने इस बौने में आत्मविश्वास भर दिया तो हम लोग क्या करेंगे फिर? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैं इस बौने को मालिक नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुंशी और मोहनलाल वहाँ से चले जाते हैं।
मगर अगले दिन वो दोनों फिर आते हैं और इस बार दोनों एक नए षड्यंत्र के साथ आए थे। बोलिए, क्या बात है? आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं? जी वो हम दोनों ने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दे। वो जब तक आप काम के लिए तैयार नहीं है तब तक क्यों ना आप रेखा बहू को काम संभालने दें। हाँ जी, बहू इतनी समझदार है ना, हमें विश्वास है कि वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। रेखा और गगन दोनों ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। रेखा समझदार थी, इसलिए वो तुरंत समझ जाती है कि ये सब मुंशी और मोहनलाल की चाल है। वो दोनों चाहते हैं कि रेखा और गगन के बीच में मनमुटाव आ जाए, इसलिए वो तुरंत बोलती है, नहीं नहीं, इसकी भला क्या जरूरत है गगन जी के होते हुए, मैं कोई काम नहीं संभालूंगी। लेकिन बहू रानी, अभी तक छोटे मालिक ने कभी कोई काम नहीं किया है, तो अचानक से कैसे कर पाएंगे? गगन जी ने अभी तक कोई काम नहीं किया क्योंकि पिताजी सब संभाल रहे थे। बड़ों के होते हुए बच्चे भला जिम्मेदारी लेते हैं क्या? लेकिन अब सब समझ आ गया है, वो सब देख लेंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए और वापस काम पर जाइए। रेखा का ऐसा जवाब सुनकर मुंशी और मोहनलाल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गगन कहता है, तो तुमने ठान ही लिया है रेखा कि मैं पिताजी का काम संभालूं? जी बिल्कुल, ये लीजिए, ये साल भर का हिसाब किताब और लेखा जोखा है, इससे आपको हिसाब किताब समझने में आसानी होगी। रेखा गगन को काम बताकर दूसरे कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर वो सोचती है, ये मुंशी और मोहनलाल बहुत ही चालू आदमी है। इन्होंने मेरे और गगन जी के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि इन दोनों से बहुत ही सावधान होकर रहना पड़ेगा। अगले दिन मुंशी जी फिर से आते हैं। इस बार गगन में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था क्योंकि रेखा उसके पीछे खड़ी होकर हिम्मत दे रही थी। जी कहिए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? वो छोटे मालिक, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप सब कुछ देखेंगे तो फिर काम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। दरअसल आपके पिताजी एक बड़े ही नेक इंसान थे। उन्होंने गांव के लोगों की बहुत तरीके से मदद की है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मुंशी जी। अब आप भी उनकी इस प्रथा को आगे बढ़ाइए। मेरे पास कुछ बेबस और परेशान लोग आए थे। उन्हें डर था कि शायद अब उनका सहारा कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप उनकी मदद जरूर करेंगे, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर उनकी मदद करूँगा। जी बहुत अच्छे। तो उन्हें कुछ धन की जरूरत है, आप उन्हें दे दीजिए। आपके पिताजी ने कभी भी किसी जरूरतमंद को पैसे देते वक्त उनसे ब्याज की मांग नहीं की, इसलिए लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे मदद लेने आते थे। अच्छा ठीक है, अगर पिताजी ने ब्याज नहीं लिया तो मैं भी नहीं लूंगा। मैं भी बिना ब्याज के ही लोगों को पैसे उधार पर दे दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कल उन लोगों को लेकर आऊंगा छोटे मालिक। लेकिन गगन कुछ कह पाता उससे पहले ही रेखा आ जाती है और वो ये सब सुन लेती है। वो मुंशी को टोकते हुए कहती है, मुंशी जी आप ये क्या कह रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बिना ब्याज के कहीं पर पैसे उधार पर मिलते हैं। रेखा की बात सुनकर मुंशी कुछ लड़खड़ाते हुए बोला, जी 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 मिलते तो नहीं है, पर बड़े मालिक देते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए अपनी उदारता का परिचय देते हुए वो ब्याज के बिना ही पैसे दे देते थे। लेकिन मुंशी जी ऐसा करना तो सही नहीं होगा ना? मुंशी फिर से रेखा और गगन के बीच में मतभेद लाने की कोशिश करता है। तो ठीक है, जैसा आप बोले बहू रानी, मैं सबको मना कर देता हूँ और बता देता हूँ कि पैसे ब्याज पर ही मिलेंगे। इतना बोलकर मुंशी जाने लगता है, मगर गगन उसे रोक लेता है। नहीं मुंशी जी, रुक जाइए, हम बिना ब्याज के ही पैसे देंगे। जैसे हमारे पिताजी करते थे हम भी वैसे ही करेंगे। गगन की बात सुनकर मुंशी मन ही मन खुश होते हुए कहता है, जी लेकिन बहू रानी तो कह रही थी कि। मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए यहाँ से और कल शाम को सबको लेकर आ जाना। मुंशी का इरादा पूरा हुआ और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन रेखा को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो गगन से कहती है, गगन जी मुझे आपका आज का फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रेखा, अब जब तुमने मुझ पर औरों से ज्यादा विश्वास दिखाया है तो फिर तुम मेरे पहले ही फैसले पर शक क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है गगन जी, लेकिन मेरा दिल इस फैसले के लिए गवाही नहीं दे रहा है। ठीक है रेखा, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं मुंशी जी से मना कर दूंगा। अब जब तुम्हें ही मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे खुद भी कैसे होगा? इतना बोलकर गगन चुप हो जाता है। रेखा समझ जाती है कि गगन भोला है और उसे मुंशी के इरादों के बारे में समझाना व्यर्थ है, इसलिए वो कहती है, ठीक है, आप उन्हें पैसे देने से मना मत करिए। एक काम करिए, उन्हें कल सुबह सुबह यहीं बुला लीजिए, फिर उन्हें पैसे दे दीजिएगा। ये सुनकर गगन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है,
मैं कल सुबह ही मुंशी को बुला लूंगा। अगले दिन मुंशी अपने साथ सबको लेकर आता है। मालिक, ये वो सब लोग हैं जिन्हें सहायता चाहिए, आप इन्हें पैसे दे दीजिए। जी जरूर। आप बड़े दयालु हो मालिक, आपने इस मुसीबत के समय में हमारे ऊपर बड़ी दया की है। बिना ब्याज के पूरे गांव में कोई भी कर्जा नहीं देता है, लेकिन आप देकर हमारे लिए महान हो गए। उस आदमी की बात सुनकर रेखा कहती है, जी महान तो ये है ही, लेकिन पहले जरा आप ये बताइएगा कि आप लोगों को कर्जा किस लिए चाहिए, जरा हमें भी तो पता चले। जी दरअसल मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए आपसे पैसे उधार लेने आए हैं। अच्छा ठीक है, और आप लोग, आपकी क्या क्या मजबूरियाँ हैं, जरा विस्तार से बताइएगा। जी मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। मालकिन, मुझे खेती के लिए बीज और कीटनाशक खरीदने हैं। पिछले 2 साल से मेरा खेत खाली पड़ा है, पैसों की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। अगर आप मुझे पैसे दे देंगी तो आपका बड़ा एहसान होगा, और जैसे ही मेरी फसल कटेगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारी बात सुनने से ही मालूम होता है कि आप सबकी जरूरतें काफी बड़ी हैं। ठीक है, हम आप सबको पैसे दे देंगे, वो भी बिना ब्याज के, लेकिन आपको बदले में कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। रेखा की बात सुनकर गगन, मुंशी और वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। कि तुम क्या कह रही हो रेखा? क्या गिरवी? मगर ये लोग भला क्या गिरवी रखेंगे छोटी बहू? ये सब तो मजबूर और गरीब है, तभी यहाँ पर आपसे मदद मांगने आए हैं। हाँ, ये तो आपने एकदम ठीक कहा, और इसलिए हम इनकी मदद करने को तैयार भी हैं, और वो भी बगैर ब्याज के। अब इन्हें भी हम पर विश्वास करना चाहिए। जैसे ही लोग हमारे पैसे लौटाएंगे, हम इनकी गिरवी रखी चीज इन्हें वापस दे देंगे। रेखा, ये लोग बहुत गरीब हैं, फिर ये गिरवी क्या रखेंगे? आखिर ये सब लोग रह तो अपने अपने घरों में ही रहे हैं ना, तो ये अपना घर गिरवी रख सकते हैं। रेखा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्या घर? मगर घर कैसे दे सकते हैं हम? क्यों? हम आप पर विश्वास करके आपको इतना धन दे सकते हैं, मगर आपको हम पर विश्वास नहीं। आपके घर हमारे पास एकदम सुरक्षित रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हम अपना घर गिरवी नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नहीं मुंशी जी, आपने बस इतना कहा था कि उधारी पर पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बदले में अपना घर देना पड़ेगा, ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई थी। हाँ, और क्या, हमें इतनी भी जरूरत नहीं है पैसों की। आपने ही कहा था कि बिना ब्याज के पैसे दिलवा दूंगा, बदले में कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, वो तो हमें मंजूर था, लेकिन ये घर गिरवी रखने की बात तो हमें नहीं बताई गई। रेखा और गगन ये सुनकर चौंक जाते हैं। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ मुंशी जी, क्या ये सच है? मुंशी कांपती हुई आवाज में गगन से बोला, जी नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम सब जाओ यहाँ से, और मुंशी जी, कल से आपको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। गगन की बात सुनकर मुंशी का जरा सा मुंह हो जाता है, लेकिन गलत होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं सकता, और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गगन रेखा से कहता है, रेखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मुंशी जी ने ऐसा किया। ये इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे थे और उन्होंने हमें ऐसे धोखा दिया। ना जाने उन्होंने और कितनी बार हमें धोखा दिया होगा। बस करिए, आप इतना मत सोचिए और परेशान होना भी बंद करिए। जो होना था वो हो गया, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी विश्वसनीय को ही हम काम पर रखेंगे। वो सब तो ठीक है रेखा, मगर तुम्हें आखिर पता कैसे चला कि मुंशी की नीयत में खोट है, और वो घर रखने वाली बात, उसके पीछे क्या माजरा था? जी वो तो जब मुंशी जी उन लोगों को पैसे दिलवाने के लिए इतना जिद कर रहे थे, तभी मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने ये वाली योजना बनाई। मुझे पता था कि जिसे सच में पैसों की जरूरत होगी, वो ब्याज कम हो या ज्यादा पैसे ले ही लेगा, और अगर उसे बिना ब्याज के पैसे मिल रहे हैं तो घर गिरवी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों को असल में पैसों की जरूरत थी ही नहीं, ये तो बस मुंशी जी के कहने पर आए थे। वाह रेखा, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। आज तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण ही हमारा इतना नुकसान होने से बचा है। तुमने मेरे जीवन में आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, तुम्हारे बिना मैं क्या करता। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पति पत्नी में भला उपकार कैसा? हमारे बीच तो बस विश्वास और प्रेम रहेगा। गगन रेखा की बात सुनकर बहुत खुश होता है। उसे जीवन भर बौने होने के कारण कोई दोस्त या किसी का सच्चा प्रेम नहीं मिला था, पर अपनी पत्नी रेखा में उसे दोनों मिल गए। इसके बाद दोनों ने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया।